इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं आर्टिकल 200 से 250 तक सारे आर्टिकल एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनना है, मैं ट्राई करूंगा कि आपको कोई डाउट नहीं रहे। सारे आर्टिकल जिस इससे संबंधित जैसे भी कानून बनते हैं, जो भी है, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे पूछे जाते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। ये आपको ध्यान से सुनना, सब क्लियर हो जाएगा। तो आर्टिकल 200 आपको आर्टिकल वाइज याद रखनी चाहिए। ये ध्यान रखना, आर्टिकल ही पूछे जाते हैं, किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। बाकी चीज़ें और जो भी एक्सप्लेनेशन आ गई आप अच्छे से पढ़ोगे। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार में समझ नहीं आएगा, 3 बार में नहीं आएगा, 4 बार में नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, आपको जब तक पढ़ना है, जब तक आप चीज़ों को अच्छे से समझ न लें, जब तक समझ रहे हो। कोई कोई क्या करता है, 2 दिन में 2 बार में सीख जाता है, कोई 3 बार में सीखता है। कोई जब तक आपका फंडामेंटल क्लियर न हो जाए दिमाग में, मतलब कोई डाउट नहीं है। सक्सेस का एक ही मंत्र है, प्रिपरेशन योर, बोलते प्रिपेयर योरसेल्फ विदाउट डाउट। प्रिपेयर योरसेल्फ विदाउट डाउट। अपने आप को बिना डाउट के तैयार करो, डाउट नहीं रखनी है। जो पढ़ रहे हो उसमें कोई डाउट मत रखना। अगर डाउट है तो आई एम श्योर दैट यू विल नॉट गेट सक्सेस, 100% आप सक्सेस नहीं होंगे। डाउट नहीं रखनी है। इस देश में इस समय बहुत कंपटीशन है, बहुत प्रतिस्पर्धा है। किसी भी जॉब के लिए, जॉब पाने वालों की या जॉब के लिए चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। ये ध्यान रखना है, तो डाउट ही नहीं रखनी है। ठीक। आर्टिकल 200 के बारे में पढ़ते हैं। इसमें लिखा हो असेंट टू बिल, बिल को सहमति। गवर्नर क्या कर सकता है, या तो सहमति दे सकता है, गिव असेंट दे देगा, विद होल्ड असेंट रोक लेगा, नहीं देगा, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के लिए रख लेगा। कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि भाई मैं तो राष्ट्रपति तक पहुंचाऊंगा, वो चेक करेंगे ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। स्पेशली कुछ कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में कुछ ऐसा कोई कानून बना दिया गलती से। हालांकि विधानसभा में भी लोग पढ़े लिखे और अच्छे अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि उसका भी सचिवालय होता है, सब सेक्रेटरीट जहाँ होता है वो अधिकारी बैठते हैं पढ़े लिखे। तो ऐसा कोई एक्ट नहीं बनता है जो कहीं ना कहीं आप प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए जाए। लेकिन कुछ विशेष कंडीशन आ जाती है जहाँ पे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए बिल को रखा जा सकता है। एक गवर्नर के पास पावर है। लेकिन उसमें क्या है, अगर नॉन मनी बिल है, कोई ऐसा बिल है जो धन विधेयक नहीं है, गवर्नर ने एक बार वापस कर दिया वो, दोबारा से वहां की विधानसभा ने भेज दिया वो, तो गवर्नर को उसको मंजूरी देनी पड़ेगी, अपनी सहमति देनी पड़ेगी। आर्टिकल 201 201 विल रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट, विल रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, जो बिल है, बिल्स है, मतलब जितने भी विधेयक, बिल मतलब विधेयक। रिजर्व, रिजर्व का मतलब होता है रख लिए हैं, रिजर्व मतलब आरक्षित हैं एक तरह से। भाई प्रेसिडेंट इनकी जांच पड़ताल कराएंगे या कुछ पढ़ेंगे, समझेंगे क्या मामला है, उसके बाद ही काम होगा आगे, उसके बाद ही ये वापस किया जाएगा। इफ ए बिल इज रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट में, इसमें लिखा है गवर्नर के असेंट। कोई बिल अगर प्रेसिडेंट के रिजर्व है, ही में असेंट दे सकता है और विदहोल्ड कर सकता है अपने साथ, और डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन इफ इट इज नॉट ए मनी बिल। इफ पास्ड अगेन द प्रेसिडेंट में स्टिल विदहोल्ड, इसमें लिखा है ना, इसमें प्रेसिडेंट की पावर इसमें दिखाई है, गवर्नर की पावर इसमें दिखाई है। इसमें प्रेसिडेंट के पास अगर कोई बिल जाता है तो प्रेसिडेंट उसको सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, या फिर कोई मनी बिल नहीं है तो उसको वापस कर सकते हैं, भाई इसको वापस भेज दो और इस पर रिकंसिडरेशन करेंगे, मतलब पुनः विचार करेंगे ये सही है या गलत है। जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये चीज़ें गलत है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही हैं। कहीं भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो, जब कोई बिल पढ़ोगे कि कहीं ना कहीं कानून तौर से अगर उसमें कोई कमी है तो उसको वापस कर देते हैं, और अमेंड करो न करो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, रिकंसिडरेशन के लिए आता है। इफ पास्ट अगेन, दोबारा पास्ट कर दिया जाता है, द प्रेसिडेंट में स्टिल विदाउट, पास करने की विधानसभा अगर पास कर दे या विधानमंडल वहाँ के पास करके दोबारा भेज दें राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति उसे तभी रोक सकता है। इतनी पावर होती है राष्ट्रपति पास। लोग बोलते हैं पावर नहीं होती राष्ट्रपति पास, यार राष्ट्रपति ज़्यादा पावर किसी के पास नहीं है, लेकिन कहने का तरीका अलग है, समझाने का तरीका अलग है। जो व्यक्ति देश को रोक दे, भाई बाद में आप कुछ भी करो लेकिन देश को रोक सकता है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। मोस्ट पावरफुल पर्सन होते हैं कंट्री के, ठीक है। लेकिन अकेला आदमी नहीं कर सकता ना, उनकी हेल्प के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठी है, इसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, उनकी हेल्प के लिए एक सचिवालय होता है। भाई वो पार्लियामेंट की पार्ट है। पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, एक तो लोकसभा से, दूसरी राज्यसभा से, तीसरे होते हैं प्रेसिडेंट। उसमें तीनों से मिलकर बनती है संसद। लोकसभा से बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल इंग्लिश में, राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट, और प्रेसिडेंट तो राष्ट्रपति हैं ही। आर्टिकल 202 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट। इसको अब बजट कहने लगे, नहीं पहले एनुअल बोलते हैं, साल का वित्तीय लेखा जोखा। 2 से 2 में, अगर राज्य सरकार का पेपर देने जा रहे हो तो आर्टिकल नंबर ध्यान रखना, 2 से 2 में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार ने पैसा कहाँ खर्च किया है, क्या करेंगे हम इस साल में, क्या करेंगे, इतना हमारा खर्च हो गया है। मतलब फाइनेंस पूरी साल का आप कह सकते हो वित्तीय ब्यौरा होता है। धन का जो भी राज्य सरकार के पास टैक्सों से पैसा आता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे फंड दिए जाते हैं, बहुत पैसा दिया जाता है, उसका जो खर्च हो रहा है वो कैसे हुआ है और क्या करने का प्लान है, सारी चीज़ें लिख रही है। तुम्हें याद रखना है इसमें, द गवर्नर मस्ट प्रेजेंट स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट बिफोर द लेजिस्लेचर ईच फाइनेंशियल। प्रत्येक वित्तीय साल में
गवर्नर को वहाँ के विधानमंडल के सामने एस्टिमेटेड एक अनुमानित जितने रिसिप्ट आप कह सकते हो आय उसको बोलते एक्सपेंडिचर खर्चे उनके अनुमानित रखे जाते हैं, उसको विधानमंडल के सामने रखे जाते हैं, उनको बताया जाता है, गवर्नर करवाते हैं चीज़ों को कि आपको बताना है कि हम ये करेंगे खर्चा। ठीक, आर्टिकल 2 से 2 में आपको वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन याद रखनी है और ये ध्यान रखना है कौन करवाता है, वो वहाँ के राज्य के राज्यपाल, गवर्नर इंग्लिश में बोलते हैं, राज्यपाल रखवाते हैं वहाँ के विधानमंडल के सामने। उसमें सब कुछ एस्टिमेटेड होता है, एस्टिमेटेड मतलब अनुमानित है, अनुमान किया गया ऐसा है। आर्टिकल 203 तो प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर विद रेस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। देखो कुछ कोई ऐसा तो नहीं कि राज्य सरकार के पास भी एक संचित निधि होती है तो कोई पैसा ऐसे निकाल ले, हर चीज़ को काम करने का, पैसा निकालने का, खर्च करने की प्रोसीजर बना दिया है, एक प्रक्रिया है। ऐसे नहीं कोई कुछ कर सकता है, पैसे सरकारी धन है ना, वो सरकारी धन का इस्तेमाल एक प्रक्रिया के तहत होता है और सर्वसहमति से होता है, जितने वहाँ पे लोग बैठे हैं उनकी सहमति के बाद ही होता है। ठीक है, नो डिमांड फॉर द ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ गवर्नर, डिमांड्स आर वोटेड ऑन एक्सेप्ट बोलते हैं एक्सेप्ट चार्ज एक्सपेंडिचर एंड कंसोलिडेटेड इनटू द अप्रोप्रिएशन बिल। सीधी सी बात है, कोई डिमांड बन ही नहीं सकती है गवर्नर की बिना रिकमेंडेशंस की, और सब पे उसके बाद वोटिंग होती है। वोटिंग के जो चार्ज एक्सपेंडिचर जो खर्चे के लिए होते हैं उसमें वोटिंग नहीं होती है, लेकिन बाकी बिना जिस तरह से राष्ट्रपति वहाँ काम करते हैं इस तरह से गवर्नर यहाँ काम करते हैं राज्य में। ठीक है, ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि कोई भी खर्चा ऐसे नॉर्मली नहीं होता है, हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है, तभी राज्य सरकार की संचित निधि से जो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड होता है उससे पैसा निकाला जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन आप कह सकते हो एक तरह से नो मनी, एप्रोप्रिएशन एक इसको हिंदी में क्या कहेंगे, विनियोग विधेयक, मतलब एक रूल रेगुलेशन के तहत काम कराना। नो मनी बिल कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड, नो मनी कैन बी विड्रॉन, कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा, मतलब एक प्रक्रिया, एक विनियोग बनेगा, एक रूल रेगुलेशन बनेगी, एक प्रक्रिया फॉलो किया जाएगा उसमें लिखा, उसके बाद ही कोई पैसा राज्य की संचित निधि से निकलेगा। इसमें लिखा है नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द स्टेट्स लेस कंसोलिडेटेड फंड एक्सेप्ट अंडर द एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ, कानून के तहत जो एप्रोप्रिएशन बनाया गया, एक विनियोग बनाया गया है थ्रू एन अप्रोप्रिएशन बिल, ये एप्रोप्रिएशन जो बिल होता है उसके थ्रू ही पैसा निकलेगा राज्य की संचित निधि से। ये आपको याद रखना है, स्पेशली 2 याद रखना। 204 में क्या लिखा है, एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में बताया। एप्रोप्रिएशन बिल वहाँ भी है भारत सरकार का, ये राज्य सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी पूछे जाएंगे, राज्य का आप तैयारी कर रहे थे पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाते हैं, प्री में, मेंस में, सब जगह पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 205 सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस। सप्लीमेंट्री क्या होता है यार, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देना, एडिशनल दे देना। एक्सेस कम पड़ गया किसी खर्चे के लिए, रोड बनवाने के लिए पैसा मंजूर किया है, कि संसद थोड़ी रोड बनवाने के लिए करेगी, लेकिन संसद क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को पैसा देगी, या कोई स्पेशल खर्चा हो गया, कुछ भाई ऐसी इमरजेंसी आ गई उसमें कम पड़ गया ये, तो उसको भी दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसीजर के तहत होती हैं। इसमें इफ़ द ऑथराइज अमाउंट इज इनसफिशिएंट, जब भाई मान लो 2000 करोड़ रुपए किसी योजना को बोलते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, और उसको बोलते हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए पहले से बिल में जो बजट पास किया तो डिसाइड किया गया था हम 2000 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेंगे। अब योजना तो चल रही है, अब 2000 करोड़ पैसे कम कम पड़ जाते हैं, तो अभी मान लो 2500 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, तो 500 करोड़ का लिए दोबारा से काम करना पड़ेगा ना, तो उस समय को एडिशनल सप्लीमेंट्री एक्सेस ग्रांट दे देते हैं। ये एक प्रोसीजर उसका। अब ये क्या कर रहा है, बोल इफ़ द ऑथराइज अमाउंट इज इनसफिशिएंट, जो पहले से अमाउंट ऑथराइज किया गया था, जिसको अधिकृत किया गया था, वो इनसफिशिएंट है, वो पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट अपर्याप्त, और न्यू एक्सपेंडिचर नीडेड, और नया खर्चा मतलब आगे खर्चा करना है। द गवर्नर प्रेजेंट सप्लीमेंट्री, गवर्नर सप्लीमेंट्री एडिशनल ग्रांट प्रेजेंट करते हैं, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट, या ज़्यादा देते हैं या कुछ जोड़ देते हैं या सप्लीमेंट्री करते हैं। अब आप क्या कौन करता है, गवर्नर, मुख्यमंत्री लिखा हुआ है इसमें, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, चीफ मिनिस्टर नहीं करते हैं, गवर्नर करते हैं, ये आपको यही याद रखनी चाहिए। 206 में क्या लिखा है, बोट ऑन अकाउंट, बोर्ड्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट अलाउ टेम्पररी फंडिंग। बोट ऑन अकाउंट स्पेशली जब काम करता है, जब कोई सरकार नई आने वाली हो, अभी बजट पास नहीं हुआ हो, तो कुछ दिन के लिए सरकार चलाने के लिए आप इसको लेखा अंदर बोल सकते हो कि एक बोट ऑन अकाउंट पास कर दिया जाता है, उसके तहत काम चलता है। खर्चा चलेगा ना भाई, लोगों को पैसा दिया जाएगा ना, ऐसा थोड़ी देश बंद हो जाएगा, बाद में बजट पास होगा पूरी साल का, ये करेंगे। अभी 2 महीने का काम चला लेते हैं, 60 दिन का, तो ये है। ठीक है, आर्टिकल 207 स्पेशल प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल बिल, जो वित्तीय बिल होते हैं, वित्तीय विधेयक, बिल मतलब विधेयक, डिफाइंस द स्टेट मनी बिल एंड द प्रोसीजर ऑफ देयर इंट्रोडक्शन ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली विद द गवर्नर्स रिकमेंडेशंस। जितने भी फाइनेंशियल बिल हैं इसमें लिखा है स्टेट मनी बिल,
एंड प्रोसीजर फॉर देयर इंट्रोडक्शन, जो मनी बिल है ना और उनका जो प्रोसीजर इंट्रोडक्शन का ओनली लेजिस्लेटिव, केवल विधानसभा ही होगा। हाँ, विधानसभा ही कर सकती है विद गवर्नर रिकमेंड, गवर्नर जब बोलेंगे उसको सिफारिश करेंगे तभी ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मनी बिल की बात करें तो मनी बिल के बारे में विधान परिषद के पास कोई पावर नहीं है, जो काउंसिल होती है स्टेट की उसके पास कोई पावर नहीं, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, गवर्नर कहाँ करेंगे रिकमेंडेशन, गवर्नर की रिकमेंडेशन के बाद वहाँ की विधानसभा ही इसको इंट्रोडक्शन के लिए रखेगी, प्रोसीजर ऑफ देयर इंट्रोडक्शन के ये मनी बिल है या नहीं है, ये वो है वो है, वो मनी बिल है या नहीं कौन डिसाइड करेगा, वहाँ तो लोकसभा स्पीकर डिसाइड करते हैं, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष डिसाइड करेंगे, ठीक। आर्टिकल 208 रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स मतलब किस तरह से कैसे ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक रूल फॉर प्रोसीजर एंड बिजनेस। भाई ऐसा तो है नहीं कि विधानसभा ऐसे चलती हो, कि विधान परिषद ऐसे चलती हो, कि विधानमंडल ऐसे चलता हो। भाई हर एक संगठन को एक ये भी एक तरह से कैसा पार्ट है, इसको चलाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं ना, नियम कानून नहीं होंगे तो दुनिया आपस में लड़ के मर जाएगी। इस दुनिया में रूल रेगुलेशन नहीं होंगे तो मैं बता रहा हूँ इंसान इंसान को खा जाएगा, मार देंगे लोग एक दूसरे को। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, एक तंत्र बनाया जाता है, उस तंत्र के आधार से ये दुनिया चल रही है। एवरीवेयर देयर इज सिस्टम, और जहाँ सिस्टम नहीं है तो वो चीज़ें कोलैप्स हो जाती हैं, जहाँ सिस्टम की बीच की सीरीज गायब होती है तो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। मैं बता रहा हूँ इस देश के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज़ है वो है सिस्टम। किसी चीज़ को लागू करना, कहाँ कितना खर्च करना है, कौन क्या करेगा, एवरीवेयर देयर शुड बी सिस्टम। एक सिस्टम की मैंने कई बार कमी और कई क्षेत्रों में कमी देखी है, तो इस पर काम करना है सरकार को कि सिस्टम कैसे बनाया जाए कि आने वाली जो जनरेशन है उसको काम करने में ज़्यादा समस्याएं न झेलनी पड़े, आप ज़्यादा समस्या उनके सामने आएँ और काम करना शुरू कर दें। तो ये एक सिस्टम के तहत ही हो सकता है, लोगों को ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो ऐसे ही विधानसभा की बात चली, विधानसभा चलेगी उसमें सिस्टम बना हुआ है, तभी तो नई सरकार आती हैं, चलती हैं, अपना काम शुरू कर देती हैं। अगर वो सिस्टम नहीं होता तो नई सरकार को चलाने में दिक्कत हुई, हर आदमी उस दिन जो भी जाए उसको दिक्कत ही होगी वहाँ। आर्टिकल 209 रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ द प्रोसीजर एंड लेजिस्लेचर्स, इसमें क्या लिखा हुआ है, पार्लियामेंट कैन रेगुलेट प्रोसीजर फॉर ए स्टेट लेजिस्लेचर इन मैटर वेयर सच पावर इज गिवन। जहाँ जहाँ संसद को बात पावर है यार वो उसको रेगुलेट कर ही सकती है। संसद के पास जहाँ पूरे देश सबसे पावरफुल कौन है, पार्लियामेंट है, तो स्टेट लेजिस्लेशन जहाँ भी उसे लगेगी इन्हें बनाना तो बना देगी, रेगुलेशन तो बन ही जाएंगे और वो संसद का ही मानना है। राज्य और संसद अगर दोनों एक ही विषय में रूल बनाते हैं तो संसद का मान्य है, संसद को ही मानना है, ठीक है। तो 209 में लिखा रेगुलेशन बाई द लॉ ऑफ प्रोसीजर एंड लेजिस्लेचर, तो कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकती है, रेगुलेट कर सकती है उसको। बेनियमित, रेगुलेट मतलब बेनियमित करना। आर्टिकल 210 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेचर, विधानमंडल में कौन सी भाषा बोली जाएगी, कौन सी भाषा बोली जानी है। प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड इन स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। एक तो राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उसमें बोल सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में बोल सकते हो। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स में अलाउ यूज ऑफ एनी लैंग्वेज इन स्टेट, जो वहाँ के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, आप कह सकते प्रिसाइडिंग अफसर कौन होता है, विधानसभा अध्यक्ष भी प्रिसाइडिंग अफसर ही होते हैं विधानसभा में। तो जो भी प्रिसाइडिंग करना है, जो भी पीठासीन अधिकारी है वो अधिकारी या अफसर वही है, उनको बोल सकते हैं भाई जिस भाषा में बोलना है बोल लो। भाई बात फाइनली ऑन द लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज आपके विचारों को कन्वे करती है। मैं बता रहा हूँ भाषा की परिभाषा नहीं बता लोगों को, भाषा क्या है, भाषा इज जस्ट टू यू कैन से इज यूज्ड, लैंग्वेज यूज्ड टू कन्वे योर थॉट, आपके विचारों को कन्वे करती है इधर से उधर भेजने के लिए, वही भाषा है। वो इंग्लिश यूज कर लो, चाहे हिंदी कर लो, चाहे अपनी लोकल लैंग्वेज कर लो। आर्टिकल 211 रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशन, ये भाई मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि हर चीज़ हर जगह डिस्कस नहीं की जाती है। अब ये कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। राज्य की विधानसभा के पास, विधानमंडल के पास कोई पावर नहीं है कि उस राज्य के बोलते हैं किसी राज्य का कोई भी हाई कोर्ट का जज कैसे कंडक्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे कंडक्ट, मतलब वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं लोगों से, किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका कंडक्टिंग प्रोसीजर है, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो इसलिए देखा हुआ बहुत सारी चीज़ों की भी चर्चा नहीं होती, चाहे कुछ भी होता रहे, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 211 इस पर रोक लगाता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, इसको बाधित कर देता है। आर्टिकल 212 ये भी बहुत अच्छी कोर्ट का, नॉट टू इंक्वायर एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर। कभी कभी देखा होगा कि संसद में बहुत मारपीट हो जाती है, डंडे चल जाते हैं, गाली गप्पड़ कर देते हैं लोग एक दूसरे को, लेकिन कभी बात कोर्ट तक जाती है, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाती है। ऐसी राज्य की विधानमंडल जो होता है राज्य का, जिसमें या विधानसभा मान लो, जो जहाँ भी कुछ हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं, करते हैं ना, कभी कभी हो जाता है ना, विरोध खड़े कर रहे हैं कि सब अलग चले गए, कभी कोई किसी को मिसबिहेव कर देगा, कोई किसी की इंसल्ट कर देगा, तो कभी बात कोर्ट में जाती है, नहीं जाती। क्यों नहीं जाती है कि ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि जो विधानसभा में होगा, विधानमंडल में होगा, उसकी कोई इंक्वायरी कोर्ट के द्वारा नहीं होगी। और कहाँ लिखा है, आर्टिकल 112 में लिखा, सॉरी 212 में लिखा, ये आपको याद रखना, 212 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 213
पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस। जिस तरह से प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं, ऐसे राज्य में ऑर्डिनेंस राज्यपाल कर सकता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट की सहमति की बात कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्डिनेंस कितने दिन के लिए होता है? 6 महीने के लिए पास होता है, और 1.5 महीने में उसको असेंट देनी पड़ती है। अगर कोई मीटिंग, मतलब आप कैसे, विधानसभा नहीं, विधानसभा आती है, विधानसभा की पहली मीटिंग से 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीना हो गया ना। एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, 4 वीक होते हैं, 2 जोड़ दो, 1.5 महीना हो गया। तो आप कह सकते हो 7.5 महीने तक कोई ऑर्डिनेंस फोर्स, मतलब उसमें रह सकता है, कानून बन के रह सकता है। 7.5 महीने के बाद ऑटो में खत्म हो जाएगा अगर वो अप्रूव नहीं किया जाता है। तो ये एप्लीकेबल दोनों जगह, राज्य में भी और केंद्र में। मेरी बात को ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूँ। एक बार में नहीं आया तो दोबारा सुनना, दोबारा में नहीं आया दोबारा सुनना, जब तक सुनना जब तक समझ में नहीं आए। आर्टिकल नंबर जरूर ध्यान रखना, 2 से 13 में लिखा हो, पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस, जो अध्यादेश जारी करने की राजभूषण गवर्नर की शक्ति। इंग्लिश में पढ़ रहा, लिखा हुआ है, इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं, हिंदी में उसको इंग्लिश से अच्छी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना बस। पावर ऑफ गवर्नर, गवर्नर की शक्ति है प्रोमुलेट करने के लिए, ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए। इसमें लिखा है गवर्नर में इश्यू ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, जब विधानमंडल सेशन में नहीं है। दीज हैव सेम फोर्स एज लॉ बट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर विद इन 6 वीक ऑफ द रीअसेंबली। रीअसेंबली मतलब दोबारा से जब री बैठक होती है, दोबारा से बैठक होती है उनकी, तो उस बैठक को 1.5 महीने में, 6 वीक में इसको अप्रूव करना है कि जो ऑर्डिनेंस पास किया था राज्यपाल ने वो सही था, उस समय की स्थितियों के हिसाब से, वर्तमान की स्थिति के हिसाब से वो बिल्कुल फिट बैठता है, सही बैठता है। बहुत सारे एक्ट क्या होते हैं, एक ऑर्डिनेंस के तहत पास कर दिए जाते हैं, जरूरत है इसको लागू कर दो देश में, राज्य में लागू कर दो, लेकिन वो बाद में 6 वीक उसकी जांच पड़ताल जो भी होती है उसको पास करना होता है, तभी तक चलेगा। तो 6 महीने के लिए लागू कर सकता है। अगर टोटल पूछा है तो 7.5 महीने रह सकता है वो, लेकिन आपको 6 महीने याद रखना है। 2 से 14 हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होता है। ऐसे थोड़ी कोई चीज़ बन जाती है, इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं बनती भाई, हर जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जैसे बोलते हैं ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा पहले से लिखा हुआ है, ऐसे ही जो क्या हो रहा है, क्या होगा, ये सब लिखा हुआ है। राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। लेकिन ऐसा हो जाता है एक हाई कोर्ट 2 राज्यों के लिए हो सकता है, तो हर राज्य के लिए भाई, मेरा मान लो कि मैं हूँ यूपी का और एक दूसरा है बिहार का, तो मेरा हाई कोर्ट और बिहार का हाई कोर्ट एक हो सकता है दोनों के लिए। ये जरूरी नहीं है कि मतलब हर राज्य को अलग अलग हाई कोर्ट दिया है, लेकिन एक हाई कोर्ट होगा, तो एक हाई कोर्ट 2 राज्य के लिए हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। 2 से 15 हाई कोर्ट टू बी कोर्ट, हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि आज हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और उस अपने निर्णय को किसी भी केस संबंध रख लिया, कोई केस कोई भी हो सकता है ना, उसको रख लिया इन्होंने। रखने के बाद क्या होगा कि भविष्य में ऐसा कोई केस आ जाता है, ऐसा कोई केस आता है तो दोबारा से उसी को रख दिया जाएगा कि इस मामले में ये डिसीजन दिया था और इसके तथ्य मान के ये डिसीजन आगे दे दिया, जिससे जल्दी दे दिया जाए। तो इससे सबसे पहला फायदा क्या होगा कि टाइम बचेगा भाई। भाई जो ऑलरेडी आप कह सकते हो मामले से संबंधित कोई निर्णय ले लिया गया है, तो फिर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जो हुआ है वही है। अगर वो जो गलत है, अगर कुछ गलत है तो अपने डिसीजन को चेंज करने की पावर होती है इनके पास। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? 215 में लिखा है, हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, हाई कोर्ट हैव पावर टू पनिश फॉर कंटेप्ट ऑफ देमसेल्फ। ये भी है, अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कुछ ऐसा हुआ है, कुछ कंटेप्ट किया है, तो हाई कोर्ट के पास पनिश करने की पावर होती है। RTR में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट रिकॉर्ड का एक कोर्ट हो सकता है, होता है। आर्टिकल 2 से 16 में क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि संगठन क्या है हाई कोर्ट का, मतलब हाई कोर्ट में क्या क्या शामिल है। एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जस्टिस एज जजेज एज अपॉइंटेड। भाई हर हाई कोर्ट में, जो भी राज्य में हाई कोर्ट होंगे, सभी राज्यों में एक मुख्य न्यायाधीश होता है राज्य का, और जज अपॉइंटमेंट कौन करता है? इन हाई कोर्ट के जज हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है, इधर रखना ठीक। अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ हाई कोर्ट जज, जजेज आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक। राज्य के राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है, प्रेसिडेंट करते हैं। आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI से बात करते हैं, गवर्नर से बात करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसल्ट। अब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यही लाइन आएगी अगर इसमें से क्वेश्चन आता, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ हाई कोर्ट जज। जो राज्य के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते तो प्रेसिडेंट है, लेकिन भारत की मुख्य न्यायाधीश से बात करते हैं, पूछते हैं ये सही है गलत है, फिर वहाँ के राज्यपाल की सहमति की जरूरत पड़ती है, ये क्वेश्चन आ जाता है इसमें। फिर वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं राज्य के, उनकी जरूरत पड़ती है। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? तो 3 आपको याद रखना है, वो CJI से बात करते हैं, राज्यपाल से बात करते हैं और मुख्य न्यायाधीश से बात करते हैं, तब जाके
किसी जज का अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है। आर्टिकल 218 में क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन फॉर द क्रिएशन प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट जज, एप्लीकेशन ऑफ द सर्टेन प्रोविजंस टू हाई कोर्ट जज, नहीं आ रही यार। सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सुप्रीम कोर्ट अप्लाई टू हाई कोर्ट जज लाइक रिमूवल एंड टेनवर। कुछ ऐसे प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन है वो हाई कोर्ट में अप्लाई तो होने ही होने यार, इसमें तो कोई अलग सी कहानी नहीं है, ये तो नॉर्मल से ही आप याद रखना चाहिए को। आर्टिकल 219 में क्या लिखा हुआ आपको याद रखना है? ओथ बाई जज ऑफ हाई कोर्ट, इनको शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट जज को शपथ कौन दिलाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिफोर एंटरिंग ऑफिस एवरी हाई कोर्ट जज टेक एन ओथ बिफोर द गवर्नर ऑफ और ए पर्सन अपॉइंटेड बाई। तो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कैसे करते हैं? सीजीआई से पूछते हैं, राज्य के राज्यपाल से पूछते हैं और उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से पूछते हैं, 3 लोगों से पूछते हैं, तब जाके करते हैं। अब बात आ गई इनको शपथ कौन दिलाता है? अब शपथ थोड़ी राष्ट्रपति दिलाएंगे, दिला सकते थे लेकिन नहीं दिलाएंगे, उन्होंने ये काम राज्यपाल को दे दिया। राज्य का जो राज्यपाल होगा हाई कोर्ट के जजों को शपथ दिलाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 219 में। आर्टिकल 220 में क्या लिखा हुआ? रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग ए परमानेंट जज। अगर आप परमानेंट जज हो तो आप प्रैक्टिस थोड़ी करोगे बाहर, अपना प्राइवेट काम थोड़ी करोगे। एक बार आदमी परमानेंट जज बन गया तो वो प्राइवेट काम करने के लिए ऑथराइज नहीं है, जज नहीं है, कोई भी आदमी ऑथराइज नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट का आदमी है, कहीं सर्विस करता है, तो अदर देन सर्विस कुछ नहीं करने के लिए ऑथराइज है ही नहीं, उसको परमिट ही नहीं है, वो परमिट ही नहीं है सब करने के लिए। तो ऐसे जज लागू हैं। 220 में लिखा हुआ है, आपको 220 पे ध्यान नहीं देना है, 219 पे ध्यान देना है कि गवर्नर करते हैं। ए परमानेंट हाई कोर्ट जज कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट। या तो किसी हाई कोर्ट में करेंगे प्रैक्टिस करेंगे या सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, लेकिन इनके अलावा किसी कोर्ट में नहीं करेंगे। आर्टिकल 221 में क्या लिखा हुआ? सैलरीज अलाउंसेज पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जज। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कि उनकी सैलरी अलाउंसेज कहाँ से मिलेंगी, कौन डिसाइड करेगा? तो ये ध्यान रखना, डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। राज्य की विधानसभा का कोई रोल नहीं है इसमें, संसद ही डिटरमाइन करती है। चार्जेस में कंसोलिडेट और राज्य के, ये ध्यान रखना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, उस राज्य को पैसा देना है, लेकिन डिसाइड करेगा कौन? पार्लियामेंट। संसद इस चीज डिसाइड करेगी कि इन जजों को कितनी सैलरी मिलेगी, कितने अलाउंसेस मिलेंगे, लेकिन भारत की संचित निधि से पैसा नहीं दिया जाएगा, वो पैसा राज्य की संचित निधि से देगा जहां पे वो जज काम कर रहे हैं। जिस राज्य में काम कर रहे हैं वो राज्य उनको पेमेंट देगा, सैलरी देगा, लेकिन कितनी देगा ये डिसाइड की जाएगी भारत की संसद के द्वारा, ये आपको याद रखना है। द अमाउंट ऑफ सैलरी फैसिलिटीज अमाउंट विल बी डिसाइडेड बाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बट जहां से दिया जाएगा दैट विल बी द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड, राज्य का संचित निधि होना चाहिए वो। आर्टिकल 222 ट्रांसफर ऑफ ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। कौन करता है ये ध्यान रखना। 222 में ट्रांसफर है, लेकिन करता कौन? हाई कोर्ट के जजों को शपथ देने के अलावा बाकी सब काम प्रेसिडेंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर ए जज आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसी राज्य के हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करने के लिए वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के, आपको याद रखनी, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, एक भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं, तब जाके प्रेसिडेंट ट्रांसफर करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? 222 में। 223 में क्या लिखा हुआ है? एक्टिंग जज, एक्टिंग चीफ जस्टिस, इसकी नियुक्ति कौन करता है? वो भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। चीफ इफ द चीफ जस्टिस पोस्ट इज वेकेंट, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं राज्य के, अगर उनका जो पद है वो खाली है, वो है नहीं किसी भी तरह से, मतलब अवेलेबल नहीं है, तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एन एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो ये क्वेश्चन यहाँ पड़ता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन में आ जाएगा पार्लियामेंट करती है, दूसरा प्रेसिडेंट आ जाएगा, तीसरा गवर्नर आ जाएगा, चौथा राज्य क्या आप कह सकते हो विधानमंडल करता है। तो लेकिन आपको ये पता होगा तभी तो बोलोगे कि जो भी काम का अदर देन ओथ स्टेट के सारे काम राष्ट्रपति करते हैं, ये ध्यान रखना। ये 223 में लिखा हुआ है, एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक लाइन बहुत अच्छी है 222 में, जो ट्रांसफर लिखा, ट्रांसफर भी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बाद। ओथ वाला आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि ओथ गवर्नर दिलाते हैं। और एक चीज ध्यान रखनी है, पेमेंट और सैलरी जो भी मिलती है वो डिसाइड पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है, लेकिन मिलती राज्य के द्वारा, मतलब राज्य पैसा देगा, जहाँ काम करेंगे वो आदमी पैसा देगा। ठीक है। आर्टिकल 224 में क्या लिखा हुआ है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जज। एक्टिंग जज भाई एडिशनल जज, मान लो बहुत सारे केसेज हैं आजकल, पता है इतने केस आ रहे हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड फ्रॉड हो रहे हैं ज़्यादातर। दिखाओ बहुत क्राइम हो रहा है, क्राइम में कमी नहीं हुई है, क्राइम के तरीके बदल गए और क्राइम के टाइप्स बदल गए। आप सोच रहे हो कि टेक्नोलॉजी आने से क्राइम में कमी हो गई, ऐसा नहीं हुआ। क्राइम के आज रिकॉर्ड कम नहीं हो रहे, उतने ही हैं, और हो सकता है बहुत ज़्यादा हैं, इतने क्राइम हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि उनके टाइप्स बदल गए हैं और प्रोसीजर्स बदल गए हैं, लेकिन क्राइम तो चल रहे हैं। 224 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल, एक अतिरिक्त जज की नियुक्ति और एक्टिंग जज,
जो आप कह सकते हो एक्टिंग जज की नियुक्ति। फॉर टेम्पररी इंक्रीज इन वर्क, मान लो कि काम बढ़ जाता है, और एरियर्स एडिशनल ओब्लिक एक्टिंग जज कैन बी अपॉइंटेड अप टू 2 ईयर। ये याद रखना है आपको कि एडिशनल और एक्टिंग जज 2 साल के लिए अपॉइंट किया सकता है। ये टाइम पीरियड मैंने पहली बार पढ़ा है अपनी सर्वे अब तक क्लैप में। 2 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। और अपॉइंटमेंट तो आपको पता है कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। 224A अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जज को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट रिटायर्ड जज टू सिट इन हाई कोर्ट टेम्परली विद देयर कंसेंट। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को बोलेंगे तुम्हें यहाँ बैठना ही बैठना है, नहीं। राष्ट्रपति एक लेटर जाता है रिक्वेस्ट का कि हम चाहते हैं आप इस हाई कोर्ट में बैठ के काम करो और आपको इतनी सैलरी और वो दी जाएगी। तो कौन करता है, ये प्रेसिडेंट करते हैं, तब जाके वो कोई रिटायर्ड आदमी किसी हाई कोर्ट में बैठता है और काम करता है। एक खास बात क्या है कि जो भी व्यक्ति आता है, रिटायर वाला हो कोई भी हो, लेकिन पावर्स के पास इतनी होती है जो एक परमानेंट व्यक्ति जो काम कर रहा है प्रेजेंट में। आर्टिकल 225 जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। जुडिक्शन मतलब न्याय क्षेत्र, हाई कोर्ट का न्याय क्षेत्र क्या है। जुडिक्शन एंड पावर ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट, एग्जिस्टिंग मतलब होता है वर्तमान में हाई कोर्ट, आर कंटिन्यूड अनलेस चेंज्ड बाय लॉ। कंटिन्यू जो उसके पास प्रेजेंट में जो पावर है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक किसी कानून के द्वारा चेंज नहीं कर दी जाती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जितना भी है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, हाईकोर्ट को पता होता है कि हमारा क्षेत्र क्या है। अगर यूपी का हाईकोर्ट है तो यूपी में काम करेगा, एमपी का हाईकोर्ट है एमपी काम करेगा, ठीक है। तो अगर उसका क्षेत्र बढ़ा दिया जाता है तो कहीं कहीं एक लॉ बनाया जाता है, उसके द्वारा ही किसी हाईकोर्ट का क्षेत्र बढ़ाया जाता है। जुडिशन बोलते जुडिक्शन बढ़ाया जाता है, उसका न्याय क्षेत्र बताया जाता है। आप कह सकते हो न्याय अधिकारिता भी होती है। अधिकारिता और क्षेत्र की बात है, जिस क्षेत्र है उसी में अधिकार होता है। 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू सर्टेन रिट्स, हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति होती है। आर्टिकल 32 बहुत अच्छे से पढ़ लेना। 5 तरह की रिट जारी होती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी करता है और हाई कोर्ट भी करता है। लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और नॉर्मल जो सिविल केसेज होते हैं, सिविल मैटर्स होते हैं, उन पर रिट जारी करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ज़्यादातर फंडामेंटल राइट पर जारी करता है। हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड अदर पर्पस, ये आपको याद रखना है। 226 में लिखा पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू सर्टेन रिट, कहाँ लिखा हुआ है 226 में। 227 में क्या लिखा हुआ, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट ओवर ऑल द कोर्ट, जितने भी जिले में कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये कोर्ट हो गया, वो कोर्ट हो गया, इन सब का हेड होता है यार हाई कोर्ट। राज्य के सारे कोर्टों का हेड होता है। लिखा हुआ था हाई कोर्ट हैव सुपरिटेंडेंस ऑल ओवर द कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स विद इन देयर टेरिटरी, उसका जो क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र, उसके अंदर जितने भी कोर्ट है वो सबका हेड हाई कोर्ट होता है राज्य का। आर्टिकल 228 में क्या लिखा हो, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कुछ केसेज होते हैं जो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, उस कौन करता है, इन ए केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, जब कोई संवैधानिक क्वेश्चन होता है, जब संविधान की बात होती है, हाई कोर्ट में विड्रॉ इट फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट, अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से विड्रॉ कर सकता है। बोले कि तुम इसको मेरे पास भेजो, जब संवैधानिक की बात हो रही, कुछ ऐसा मैटर है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए या पब्लिक इशू के लिए आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ अमेंड करने से रिलेटेड, या कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ कहीं ना कहीं वो छेड़ रहा है, तो क्या है, आप कह सकते हो हाई कोर्ट के पास पूरी पावर है, कह नहीं सकते पावर है कि भाई तुम मेरे पास भेजो, नीचे वाले को सबऑर्डिनेट कोर्ट को बोल सकता है। आर्टिकल 229 में क्या लिखा हुआ, ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट, जितने भी अफसर होंगे हाई कोर्ट में, नौकर होंगे, जो काम करने वाले कर्मचारी, और नौकर शब्द भी एक तरह से अच्छा नहीं लगता, कर्मचारी जो भी होंगे उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट खुद करता है, क्योंकि वहाँ का खुद एक बहुत लोग होते हैं जो अपना आप चीफ जस्टिस करते हैं, आप खुद नहीं चीफ जस्टिस करते हैं, मुख्य न्यायाधीश राज्य करते हैं, ऐसे ही सीजीआई करते हैं वहाँ पर, ठीक है। कौन करता है, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश स्टेट करते हैं। आर्टिकल 230 में क्या लिखा था, एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट को क्षेत्र बढ़ाना है, भाई ये क्षेत्र है, अब तुम यूपी के हो, तुम्हें बिहार का भी क्षेत्र कंट्रोल करना है, तो कौन कर सकता है, इसमें लिखा होगा पार्लियामेंट में एक्सटेंड और एक्सक्लूड द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू और फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी, कहाँ से कहाँ तक करना है, किस यूनियन टेरिटरी से हटाना है, किस में जोड़ना है, आप आपकी न्याय क्षेत्र आप बढ़ा सकते हैं, अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, तो कौन कर सकता है, एक्सटेंशन कौन कर सकता है उसका, सिर्फ और सिर्फ देश की संसद। आर्टिकल 231 फंडा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, मैंने बताया ना, एक आप कह सकते हो एक हाई कोर्ट 40 स्टेट के लिए काम कर सकता है। देश में 40 स्टेट नहीं, 28 राज्य भी है, 28 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। इसमें ये नहीं लिखा 2 और मोर स्टेट लिखा हुआ है, मोर तो कितनी हो सकती है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक। अभी इस समय लेकिन देश में 24 हाई कोर्ट हैं, तो इसका मतलब 4 राज्यों के पास हाई कोर्ट नहीं है अभी। पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर द मल्टीपल स्टेट और यूटी, बहुत सारी यूटी हैं, उनका हाई कोर्ट उनके जो नियर बाई होते हैं वो ज़्यादा रखे जाते हैं। जैसे कि मान लो कि ये बम्बई का हाई कोर्ट कवर करता है आपके दमनदीप को, सॉरी दमनदीप को नहीं, ये इसको कवर करता है लक्षद्वीप को, इनके पास हाई कोर्ट नहीं है, बहुत सारे उनके आसपास के क्षेत्र है ना, तो वो उससे नियर बाई हाई कोर्ट में चले आते हैं। जैसे कलकत्ता का हाई कोर्ट है, वो शायद जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र है, अंडमान की कोई मैटर्स आए, कोई मामले होंगे अंडमान निकोबार के,
तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट में जाएंगे। चेन्नई के हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, आपको याद रखना, वो कलकत्ता में जाएंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए ऐसे कि इसका क्षेत्र यहाँ तक है, अगर इससे संबंधित मामला हुआ तो कौन सा हाई कोर्ट में जाएगा, तो कलकत्ता का जाएगा, अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र, याद रखना है आपको। जुरिडिक्शन देखनी है किस हाई कोर्ट की, स्पेशली मुंबई वाली की पढ़ना, दूसरी पढ़ना आप कलकत्ता वाली, दो जरूर पढ़ना। मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। आर्टिकल 232 मिनट खत्म हो गया। आर्टिकल 233 की बात करते हैं, 233 से 237। 233 में क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बाई गवर्नर। ये याद रखना कि जो राज्य के डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उसका अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है राज्य में, विद द हाईकोर्ट। हाईकोर्ट को पूछे ही करता है, लेकिन ऐसा नहीं अपनी इच्छा से। भाई गवर्नर आदमी तो नॉर्मल एक नेता होता है। अब नेता को क्या कानून क्षेत्र के बारे में इतना नॉलेज नहीं होती है, तो वो किससे पूछेंगे, राज्य के हाईकोर्ट से पूछेंगे। और पूछना चाहिए, अपने इस तो जब जानकारी नहीं तो पूछना चाहिए, इसमें शर्म की बात नहीं है। गवर्नर बनने के लिए 35 साल का आदमी चाहिए, और वो विधानसभा की, उसके पास कह सकते हो इतनी क्वालिटी होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बन जाए। और 35 साल का आदमी तो कोई भी हो सकता है, दिवालिया नहीं हो, बन सकता, भारत का नागरिक हो, बस 4 क्वालिटी किसी में हो सकती है। अब मान लो कि गवर्नर को कोई डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट अपॉइंट करना है, तो सॉरी डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करना है किसी जिले का, तो कहीं ना कहीं उसको राज्य के जो आप कह सकते हो उच्च न्यायालय है उसको पूछना है, स्टेट हाई कोर्ट को पूछना ही है। ये कहाँ लिखा हुआ है, 233 आर्टिकल याद रखें, 233 में लिखा अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ये क्वेश्चन 100 बार पूछेंगे भाई, जब जब पेपर हो तब पूछे जाते हैं। ये आर्टिकल रट लेना, 233। 234 रिक्रूटमेंट ऑफ अदर जुडिशियल सर्विसेज मेंबर बाय द गवर्नर इन द कंसल्टेशन पब्लिक सर्विस कमीशन। भाई कुछ जुडिशियल मेंबर होते हैं बहुत सारे, रिक्रूटमेंट कौन कराता है, गवर्नर बोलता है विधानसभा को। आप पीएससी होती है ना विधानसभा को पीएससी बोलते हैं, स्टेट पीएससी। एक तो स्टेट पीएससी होती है पब्लिक स्टेट जो कमीशन होता है, ठीक है, उसको बोलता है यूपीपीएससी ना अपनी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो पीएससी होती है। एक पीसीएस और पीएससी में क्या होता है, पीसीएस होता है पब्लिक सर्विस और पीएससी होती है पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। 234 में रिक्रूटमेंट की बात की गई है। दोस्त जैसे कैसे कोई भर्ती करा देगा, ये चीज़ संविधान में लिखी हुई है तभी हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो लिखा पड़ा है पहले से, ध्यान रखना। 235 में कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, वेस्टेड एंड हाई कोर्ट। जितने भी हाई कोर्ट हैं डिस्ट्रिक्ट के, सबके ऊपर कहाँ जाती है, वेस्टेड मतलब होता है वो कहाँ पे, आप कह सकते हो कि उसके, आप कह सकते हो अधीन है, उस पर दी गई है उसको। किसको प्राप्त है, हाई कोर्ट को प्राप्त है। जितने सब कंट्रोल किसको प्राप्त है, वहाँ के राज्य के उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ये कहाँ लिखा हुआ है, 235 में लिखा हुआ है। 236 में क्या लिखा हुआ, डेफिनेशन। डेफिनेशन में डिस्ट्रिक्ट जज डेफिनेशन क्या, जुडिशियल सर्विस क्या होती है, इनकी डेफिनेशन 236 में लिखी हुई है। 237 में क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू हाई कोर्ट टू सर्टेन कोर्ट। एक्सटेंशन कहाँ लिखा हुआ है, 237 में, सर्टेन कोर्ट मतलब कुछ कोर्ट, हाई कोर्ट टू सर्टेन कोर्ट। हाई कोर्ट और कुछ कोर्ट के संबंध में। एक्सटेंशन मतलब होता है कुछ वृद्धि करना, क्षेत्र बढ़ा देना, जो भी करना है। 237 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 230 रिपीट खत्म हो गया। आर्टिकल 239 और 241 तक क्या लिखा हुआ है, 239 लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्यूटी बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना। 239 में लिखा हुआ है कि जो यूनियन टेरिटरी होंगे, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, जिन पे भारत सरकार की कंट्रोल होती है, और वो एक आदमी अपॉइंट करता है, आप वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बन के रहो और उस पर शासन करो। वो कह सकते हो राज्य केंद्र सरकार का एक, आप कह सकते हो अफसर होता है, जो भी हो सकता है, वो मैं बाद में बताऊँ क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि यूटी पे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कहाँ लिखा हुआ है, 239 में, और 239 ए और 239 ए स्पेशल प्रोविजन फॉर पांडिचेरी एंड दिल्ली। ये ध्यान रखना, स्पेशली क्वेश्चन आया है कि 239 दिल्ली से संबंधित है, नहीं, दिल्ली से संबंधित नहीं है। 239 ए पांडिचेरी और दिल्ली से संबंधित है, क्योंकि यहाँ दोनों में विधानसभाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, स्पेशली इनकी विधानसभाओं के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 239 ए 240 प्रेसिडेंट पावर टू मेक रेगुलेट द ईस्ट सर्टेन। प्रेसिडेंट के पास पावर होगी, जितनी भी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र क्षेत्र कुछ भी कह सकते हो, प्रदेश बोल सकते हो, क्षेत्र बोल सकते हो, उन पर प्रेसिडेंट की पावर होती है। वो राज्य के राज्यपाल से उनका कोई मतलब नहीं, किसी से। एडमिनिस्ट्रेटर कौन अपॉइंट करते हैं, वहाँ की सरकार अपॉइंट करती है, केंद्र सरकार, और राष्ट्रपति के पास पावर होती है सब कुछ करने की, ठीक है। इसमें लिखा है 241 हाई कोर्ट, बोलते ना हाई कोर्ट टू सर्टेन। भाई हाई कोर्ट तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि यूटी में लोग नहीं रहते, वहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ भी क्राइम होता है, लोगों को न्याय चाहिए। तो न्याय चाहिए के लिए जरूर नहीं है कि उस यूटी का हाई कोर्ट हो, लेकिन दिल्ली का हाई कोर्ट है ना, लेकिन हर यूटी का हाई कोर्ट नहीं है, तो नियर बाई स्टेट में ऐड कर देते हैं कि भाई ये हाई कोर्ट तुम्हारा भी है, तुम यहाँ जाओ। ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट पावर टू मेक रेगुलेशन ऑफ सर्टेन, बोलते हैं रेगुलेशन की पावर होती है। हाई कोर्ट फॉर सर्टेन, यूटी के लिए हाई कोर्ट होता है। ये कौन डिसाइड करता है, संसद डिसाइड करती है यार, किस हाई कोर्ट को किस क्षेत्र में डाला जाता है। मतलब हाई कोर्ट की जुडिशन कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है।
ये कहाँ लिखा हुआ है, 241 में लिखा हुआ है। 242 में क्या लिखा हुआ है, रिपीट हो रखा है। 243 पढ़ते हैं, 243, 243, ये तो बहुत तगड़ा आर्टिकल है। पंचायत राज एंड म्यूनिसिपलिटीज, पंचायत म्यूनिसिपलिटीज नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपलिटी मतलब नगर पालिकाएं, नॉट फुली लिस्टेड, बहुत लंबा है, इसको अलग से एक्सप्लेन किया जाएगा। 243 आर्टिकल को, इसको भाग 9 होगा शायद, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हम मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। 244 और 244 ए, स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब, ये स्पेशल याद रखना। 244 और 244 ए, SC और ST में कैसे शासन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, कैसे लोग काम करेंगे, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 244 और 244 ए में, ठीक है। 245 से 250 तक इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको स्पेशली 2 से पढ़ के इनको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत अच्छे आर्टिकल है 245 से 250। इसमें हाई कोर्ट के जहाँ होते हैं उसकी बात की गई है। GST बनी है 245 246 के तहत। 246 में लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, 246 में लिखा हुआ है कि संसद और ये विधानसभा दोनों कानून आ सकती हैं, लेकिन जो कानून संसद बनाएगी वो लागू होगा अगर एक ही विषय है, तो किसी एक विषय बना ये कानून होगा। 247 में लिखा हाई कोर्ट जो बनते हैं राज्यों के लिए, हाई कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट 247 में लिखी। 248 में कुछ ऐसी शक्तियाँ, ऐसे विषय होते हैं जो संघ सूची में, राज्य सूची में और अपनी समर्थ सूची में कहीं नहीं लिखी। 3 सूची होती हैं, उसमें सब्जेक्ट लिखे होते हैं, उसमें कहीं नहीं लिखी है, तो उसकी पावर किसके पास है, अपनी पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। 249 में लिखा है इन केस ऑफ इमरजेंसी। इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या होता है, राज्य सूची में कैसे बनाना है, कानून लाने की शक्ति क्या होती है, राज्य सूची में कानून लाने की शक्ति राज्य 2/3 बहुमत से, सॉरी ये 2/3 है कि स्पेशल मेजोरिटी है, ये मैं कंफर्म बताऊंगा आपको। अभी यहाँ 2 से 44 तक याद रखना है कि 2 से 44 में SC ST एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। 2 से 50 है इमरजेंसी के टाइम पे। 2 से 49 नॉर्मली राज्यसभा की सहमति की बात की गई है, वो 2/3 सहमति के बाद आई थिंक अमेंडमेंट होगा उसमें, ठीक है। कुछ रूल बनेंगे, अमेंडमेंट नहीं, कुछ रूल बनाए जा सकते हैं। चलो ठीक है।